चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस और साल्ट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आसानी से सीख सकते हैं। एसिड के कुछ भौतिक गुण भी होते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं, ऐसे कोई रासायनिक पदार्थ जो हमको हल्के से खट्टे महसूस होते हैं, खट्टेपन में महसूस होते हैं, वो ऑलरेडी एसिड होते हैं। तो ये तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात थी। तो हम अभी अभी सीखेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानना चाहेंगे। अम्ल की एक सटीक डेफिनेशन आर्हीनियस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं और क्लास 10th में आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। आगे कई एक परिभाषाएं हैं जो आगे चल करके सीखेंगे। अम्ल बेरासायनिक पदार्थ होते हैं, डेफिनेशन को सही से सीखेंगे। अम्ल बेरासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहीं पर थोड़ी क्षार की परिभाषा भी सीख लेते हैं। क्षार बेरासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो सीखेंगे हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें HCl, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अम्ल बेरासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहां पर जलीय विलयन का सिंबल लिख लेते हैं एक्वा। जब भी एक्वा शब्द लिखेंगे तो जो भी पदार्थ होगा वो जलीय विलयन अवस्था में चला जाता है और ये H पॉजिटिव आयन में पूरी तरह से विघटित हो जाता है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां पर भी लिख देते हैं एक्वा, जलीय माध्यम। फिर एक बार परिभाषा सीखेंगे। अम्ल बेरासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। यह डेफिनेशन आर्हीनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर अम्ल और एक मृदु अम्ल। तो प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं। प्रबल अम्ल डेफिनेशन इसकी, ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से जल में वियोजित हो जाते हैं, जल में पूरी तरह से H पॉजिटिव आयन देने की क्षमता रखते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो अब यहां पर ले सकते हैं प्रबल अम्ल में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। कई एक एसिड हैं जो प्रबल एसिड की भांति कार्य करते हैं। इनको यदि जल में घोला जाए तो पूरी तरह से जल में वियोजित हो जाती हैं और H पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो एसिड का एक कॉन्सेप्ट है। यहीं पर ये दुर्बल अम्ल की बात की जाए, वीक एसिड की बात की जाए तो ये अम्ल ठीक परिभाषा इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ऐसे एसिड जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, दरअसल H पॉजिटिव आयन देने की क्षमता ये भी रखते हैं लेकिन जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल एसिड कहलाते हैं। ऐसे एसिड, दुर्बल एसिड या तो जंतुओं द्वारा सीक्रिएटेड होते हैं या पौधों के द्वारा सीक्रिएटेड होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं एसिटिक एसिड CH3 COOH, फॉर्मिक एसिड हो सकता है HCOOH। इस प्रकार के कई एक एसिड ऐसे होते हैं जो एक दुर्बल एसिड का कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
ऑफ एसिड। पहले हम फिजिकल गुण देखेंगे, इसके भौतिक गुण देखेंगे, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। यदि HCl को थोड़ा चख करके देखते हैं तो ये तीव्र खट्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, अम्ल कागज कपड़ा त्वचा आदि को जला देते हैं। जो भी तीव्र एसिड होते हैं, फास्ट एसिड होते हैं, वो कपड़ा कागज त्वचा आदि को जलाने की क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बोर्ड एग्जाम से है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्लों का एक बेसिक परीक्षण भी, बेसिक टेस्ट भी किया जाता है। तो एक लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस पेपर यदि ब्लू कलर का है और अम्ल की एक ड्रॉप जैसे ही डालते हैं तो वो तुरंत लाल कलर दे देता है। एक अम्ल का फिजिकल टेस्ट भी कर लेते हैं, जो भौतिक गुणों के अंदर आ जाता है। यदि हम नीले लिटमस पेपर को लेते हैं और उसमें एक अम्ल की ड्रॉप डालते हैं तो वो तुरंत लाल कलर दे देता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है, तो वो निश्चित ही एक अम्ल है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कोई भी अम्ल लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे। यदि किसी भी एसिड को हम एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, HCl प्लस एक्टिव मेटल सोडियम लेते हैं, कोई भी धातु लेते हैं, यानी हम इसका एक बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू, बनने वाला रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहां पर मेरा साल्ट बनेगा प्लस, और कन्फर्म है H2 गैस निष्कासित होती है। जब भी किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन दरअसल ये ध्यान रखना वो एक्टिव मेटल है या नॉन एक्टिव मेटल है, तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हमको साल्ट कन्फर्म प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब ऐसे ही कंडीशन में हम देखेंगे, सोडियम पॉजिटिव बेस Cl नेगेटिव बेस सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैक कर देगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। हमारे पास जो शेष बचेगा वो हाइड्रोजन गैस H2। लेकिन दरअसल यहाँ पर सीखने का एक अवसर है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सिंगल है, यहाँ पर जो है वो 2, तो हम हाफ का मल्टीपल कर देते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी वो निकल चुकी। ये हमारे पास बेसिक पॉइंट हम तैयार कर लेते हैं, तो हम कोई भी रिएक्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक रिएक्शन और यहाँ पर सीखेंगे, यहां पर सीखेंगे यदि हम किसी एसिड को फिर लेते हैं, CH3 COOH एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है प्लस, इसको हम क्षार के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं या कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेटल लेते हैं, हम जानते हैं Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, Ca2 पॉजिटिव बेस है,
हमारे पास एसिड बोथ है, अभी अभी जो डेफिनेशन सीख करके आए हैं, एसिड वो रासायनिक पदार्थ जो जलीय अवस्था में घुल करके H पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो H दरअसल पॉजिटिव बेस में चला आएगा, तो CH3 डबल नेगेटिव गैस, यहां से इधर का नेगेटिव बेस हमारे पास, पॉजिटिव बेस की संख्या 2, नेगेटिव बेस की संख्या सिंगल, तो 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, इधर बन करके तैयार हो जाएगा CH3 डबल का होल ट्वाइस Ca प्लस एसिटिक एसिड के 2 अणु थे तो 2 का मल्टीपल कर देते हैं, प्लस हमारे पास जो शेष बच गया है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो चुकी है। अब यहीं पर जो मेटल की बात कर रहे थे, वो मेटल एक्टिव है तो कंफर्म हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यदि एक्टिव नहीं है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकती। एक एग्जांपल सीखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इसमें यदि कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो फॉर्मूला हाइड्रोजन गैस की यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो नहीं निष्कासित होगी, दरअसल रिएक्शन ये संभव हो सकती है, नो H2 गैस। रिएक्शन किस तरीके से इसको करेंगे, तो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यदि यहीं पर कॉपर मेटल की किसी भी एसिड से रिएक्शन करते हैं, वो भी दरअसल सल्फर वाले से, तो सल्फर वाले में रिजल्ट क्या आता है, सीखेंगे इधर Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, हम जानते हैं Cu पर 2 पॉजिटिव बेस, SO4 की बात करते हैं तो सल्फेट ग्रुप पर 2 नेगेटिव बेस होते हैं, पॉजिटिव सीधा सीधा नेगेटिव के साथ आक्रमण कर देगा, और इधर बन जाएगा CuSO4 प्लस, जहां पर जो हाइड्रोजन लिख रहे थे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिख रहे थे, वहीं पर हम 2 नवजात H का निर्माण कर लेंगे, यही नवजात H फिर पुनः H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 प्लस 2H, 2H पर पॉजिटिव बेस हमारे 2 हो जाएंगे और 2 पॉजिटिव बेस, ये अर्थात 4 पॉजिटिव बेस की संख्या हो जाएगी। हम इसी में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, यानी हमारे पास 2 प्लस आवेश यहाँ पर हैं और 2 ही प्लस आवेश यहाँ पर हैं, कुल प्लस आवेश की संख्या 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकालेंगे तो माइनस की संख्या भी 4 हो जाएगी, बनने वाला फॉर्मूला 2H2O प्लस। अब जब यहां से 2 ऑक्सीजन निकल चुके हैं तो शेष बच गया है SO2 गैस। अब तक जो सल्फर SO2 गैस निकालेंगे हम यहाँ पर, वहां पर यदि एक्टिव मेटल लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहीं पर सीधा सीधा निष्कासित हो सकती थी। सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस न निकल करके SO2 गैस। अब इस समीकरण को एक ही स्टेप में बैलेंस करना सीखेंगे, तीर के चिन्ह से इधर का पक्ष इधर बैलेंस कर लेंगे, उधर का पक्ष उधर बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक कॉपर को खर्च किया है, प्लस एक H2SO4 हमारे पास ये है, एक H2SO4 ये है, कुल H2SO4 की संख्या हो चुकी है 2H2SO4। जो 2H प्रयोग में ला रहे हैं वो हमको पहले ही मिल चुके हैं, अलग से नहीं ला रहे हैं, वो रिएक्शन में पहले ही मिल चुके हैं, इज इक्वल टू, तो इनको नहीं लिखेंगे। हमारा जो बनने वाला मुख्य प्रोडक्ट है वो कॉपर सल्फेट है, प्लस जल है 2H2 प्लस SO2 है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस न बन करके सीधा सीधा SO2 गैस हमको प्राप्त हो चुकी है। आगे चल करके इसी के बारे में सीखेंगे। एक समीकरण आएगा प्रयोगशाला में, आप SO2 गैस का निर्माण किस तरीके से करेंगे। तो हम सीधा सीधा समीकरण दे सकते हैं, जब कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो हमको SO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये मेटल और नॉन मेटल एसिड के बारे में बात थी। अब देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड किस कैटेगरी में रिएक्शंस करते हैं। एक रिएक्शन यहां पर सॉल्व करते हैं। यदि हम सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम किसी एसिड के साथ करना चाहते हैं तो रिजल्ट आगे क्या बनेगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वहां पर किसी भी एक एसिड का प्रयोग कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कार्बोनेट ग्रुप निश्चित है CO3 और CO3 पर 2 ऋण आवेश होते हैं। जब इस पर 2 ऋण आवेश हैं, हमें मालूम है CO3 कार्बोनेट आयन है, 2 ऋण आवेश हैं, तो हम इसमें सोडियम का प्रयोग करने जा रहे हैं, सोडियम को ऐड करना चाहते हैं। तो जितने ही माइनस की संख्या होती है उतनी ही प्लस की संख्या को हम जोड़ लेते हैं। यदि सोडियम की संख्या 2 कर लेते हैं, अब ये दोनों प्लस दोनों माइनस के साथ इस प्रकार से लिखते हैं कि फॉर्मूला हमारा बैलेंस रहे। तो हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला प्लस हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम जानते हैं इसको इसके साथ हीटअप करने जा रहे हैं, तो दरअसल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। सिंगल पॉजिटिव Na पर, तो पॉजिटिव की संख्या हमारे पास 2 हो चुकी है, Cl की संख्या 1 है, एक Cl पर एक ही ऋण आवेश होता है, तो दोनों प्लस 2 ही नेगेटिव बेस के साथ विस्थापित होंगे, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। 2 Na हमारे पास, 2 ही Cl है, तो हम इधर लिख सकते हैं 2NaCl। अब हमारे पास जो शेष बचा है, एक पॉइंट और सीख लेते हैं, जब भी कार्बोनेट वाला कंपाउंड गर्म किया जाता है तो उसमें से CO2 कन्फर्म निष्कासित होती है। एक ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश, 2H पर 2 प्लस आवेश, फॉर्मूला बन जाएगा H2O। अब हमारे पास शेष, जब एक ऑक्सीजन यहां से निकल चुका है तो शेष बच गया CO2। रिएक्शन को हम आसानी से सीख सकते हैं। कब सीख सकते हैं? जब दरअसल हमको आवेश निकालना कन्फर्म आता हो। अब यहीं पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था, एक फॉर्मूला और लिखते हैं, एक रिएक्शंस के बारे में और सीखते हैं। यदि हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, फिर वहां पर HCl लेते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिएक्शन किस तरीके से सीखेंगे, या एसिड किस तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम Na हाइड्रोजन H, कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे CO3, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू Na पर प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश, सीधा सीधा निकाल सकते हैं NaCl। एक H पॉजिटिव हमारे पास शेष ये है, एक पॉजिटिव ये है, यही ऑक्सीजन के साथ अटैकिंग कर देगा और फॉर्मूला बन जाएगा H2। प्लस हमारे पास जब एक ऑक्सीजन यहां से निकल चुका है तो शेष बच गया CO। अब इसी प्रकार से हम ये कई एक रिएक्शन निकाल सकते हैं। दरअसल हमको उन पर आवेशों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो एक बेसिक पॉइंट इसका और सीखते हैं, यदि किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है। इंपोर्टेंट है, अच्छा पॉइंट हमारे पास, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। हम किसी भी एसिड को लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यदि हम बेस लेते हैं, क्षार लेते हैं NaOH, जिसका नाम हमें मालूम है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइड के नाम से पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं, Na पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस, सल्फेट ग्रुप जो होता है उस पर नेगेटिव बेस की संख्या 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव बेस सीधा सीधा नेगेटिव बेस के साथ अटैकिंग कर देगा और फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4 प्लस जो हमारे पास शेष बच गया, दोनों HOH के साथ अटैक कर देंगे और इधर हो जाएगा हमारे पास H की संख्या 2, OH की संख्या भी 2 है हमारे पास,
2H2। तो हमारे पास जो साल्ट बना जा करके हम इसका नाम रख देते हैं सोडियम। Na के लिए सोडियम का प्रयोग और SO4 के लिए सल्फेट। अन्य एसिड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज रह गए वो कल सीखेंगे।